हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द एबायोटिक फैक्टर्स, डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स। आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड इवन सम पोर्शन ऑफ सॉइल आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। तो लास्ट क्लास में मैं सॉइल के बारे में स्टार्ट कर चुका था, राइट। सॉइल के बारे में कुछ बता चुका था मैं आपको इन्फॉर्मेशन। सॉइल्स में का जो यूनिट होती है उसको आप क्या कहते हैं, पैडोन। पैडोन में सॉइल होराइजन होते हैं जिसमें कि डिफरेंट लेयर्स होती है। ओ लेयर होती है, बी लेयर होती है, सी लेयर होती है एंड आर लेयर होती है। तो सॉइल का जो लेयरिंग है, सॉइल होराइजन के बारे में मैं डिस्कस कर चुका था लास्ट क्लास में। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब बात करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। सॉइल की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जो अपर मोस्ट लेयर आप हमारे जो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे देखते हैं, राइट, दैट इज द रिजल्ट ऑफ मिलियन ईयर्स ऑफ चेंजेस। जो मिलियन ईयर्स ऑफ चेंजेस का एक रिजल्ट है। जो अपर लेयर जो फॉर्मेशन हुई है हमारे प्लेनेट पे, सॉइल जिसको आप बोलते हो, इसको बनने में काफी सारे साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, तब जाके हमारी एक फर्टाइल सॉइल बनती है और उस फर्टाइल सॉइल में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो सॉइल फॉर्मेशन होती है ये किस तरीके से होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन को आप पैडोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉइल, राइट, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोलॉजी। ऐसे ही पैडोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पैडोजेनेसिस। सो लिसन केयरफुली। अगर बात करें पैडोजेनेसिस की, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको आप पैडोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे जो सॉइल फॉर्मेशन होती है दैट टेक प्लेस इन मेनली 4 स्टेप्स। सॉइल फॉर्मेशन 4 स्टेप्स में टेक प्लेस करती है। सबसे पहला है वेदरिंग। वेदरिंग के बिना सॉइल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड इज ह्यूमिफिकेशन, फिर एलुविएशन एंड उसके बाद इलुविएशन। तो सबसे पहले वेदरिंग, फिर आता है ह्यूमिफिकेशन, उसके बाद आता है एलुविएशन एंड फिर लास्ट में आता है, राइट, इलुविएशन। तो यहां पे ये 4 स्टेप्स है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। तो वेदरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो वेदरिंग की अगर हम बात करें तो वेदरिंग 3 टाइप्स की होती है। फिजिकल वेदरिंग देखी जाती है, दूसरी केमिकल वेदरिंग देखी जाती है और तीसरी बायोलॉजिकल वेदरिंग देखी जाती है। वेदरिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग बहुत जरूरी है। बिना वेदरिंग के सॉइल फॉर्मेशन नहीं होती है। वेदरिंग में फिजिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग है। अब फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो यहां पे फिजिकल वेदरिंग की अगर बात करें, इट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग। देखिए एग्जैक्टली मैं आपको क्या बताऊं कि जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है वो होती है रॉक से। एक पेरेंटल रॉक होता है, वो सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जब पेरेंटल रॉक में वेदरिंग देखा जाता है, पेरेंटल रॉक में फिजिकल वेदरिंग होती है और पेरेंटल जो रॉक है, राइट, जो पत्थर है, उसमें जो है केमिकल वेदरिंग भी होगी और उसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होगी। तो इन तीनों वेदरिंग के बाद ही कहीं सॉइल की फॉर्मेशन हो पाती है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले पेरेंटल रॉक में फिजिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग में जैसे सीजनल चेंज की वजह से होता है, जैसे सीजनल चेंज होती है, कभी गर्मी होती है, राइट, तो कभी सर्दी पड़ जाती है। तो सीजनल चेंजिंग की वजह से, सीजनल वेरिएशन की वजह से, राइट, जो पेरेंटल रॉक है, अल्टरनेट हीटिंग और अल्टरनेट कूलिंग होगा पेरेंटल रॉक का। इज दैट क्लियर? तो अल्टरनेट हीटिंग और अल्टरनेट कूलिंग की वजह से क्या हो जाते हैं कि जो रॉक है उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और उन क्रैक्स से सॉइल पार्टिकल्स जो है वहां से रिलीज हो जाते हैं। उन क्रैक से सॉइल पार्टिकल्स निकल के आते हैं। इज दैट क्लियर? तो अल्टरनेट हीटिंग एंड अल्टरनेट कूलिंग का ये इफेक्ट है सॉइल फॉर्मेशन में। इसके अलावा और भी है यहाँ पे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। वेटिंग और ड्राइंग से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट, रेन, स्नो एंड विंड और अदर जो यहाँ पे एक्शन है, राइट, जैसे फ्रॉस्ट या विंड या आपका रेन, इस तरीके से स्नो, इन सब के एक्शन की वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो ये सब फिजिकल वेदरिंग में आता है। तो फिजिकल वेदरिंग में अल्टरनेटिव कूलिंग एंड हीटिंग, अल्टरनेटिव ड्राइंग एंड वेटिंग एंड एक्शन ऑफ स्नो, फ्रॉस्ट, रेन, विंड, इन सब के एक्शन की वजह से यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग होती है और उस फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है। इसके बाद है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीडेशन आता है,
रिडक्शन आता है, कार्बोनेशन आता है, सोल्यूबलाइजेशन आता है। ये सारे केमिकल प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, सोल्यूबलाइजेशन, इन सारे प्रोसेस से भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। तो केमिकल प्रोसेस यहाँ पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, सोल्यूबलाइजेशन, इन प्रोसेस की हेल्प से यहाँ पे केमिकल वेदरिंग होती है। और केमिकल वेदरिंग की हेल्प से जो है यहाँ पे क्या होता है, केमिकल वेदरिंग की हेल्प से यहाँ पे आपका सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। इसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा ये बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में मैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में डिस्कस करूंगा। एक टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट, दैट आई विल डिस्कस इन इकोसिस्टम चैप्टर। तो वहां पे बायोलॉजिकल वेदरिंग में जब अर्ली टाइम पे, जो अर्लीस्ट टाइम होता है, अर्लीस्ट टाइम पे एक बेयर रॉक होती है, एक बंजर चट्टान होती है, और बेयर रॉक पे सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, राइट, वो बायोलॉजिकल वेदरिंग भी उसमें बहुत हेल्प करती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग जैसे कि बेयर रॉक पे लाइकेन या मोसिस ग्रो कर जाते हैं, और लाइकेन और मोसिस, राइट, का बाद सब डिकम्पोज होता है, द मास ऑफ लाइकेन एंड मोसिस विल डिकम्पोज। उसके डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है, जिससे कि उसके डिकम्पोजिशन से सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे जो तीसरी वेदरिंग है वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें एक्टिविटी ऑफ लाइकेन एंड मोसिस आता है, यानी कि जब बेयर रॉक पे लाइकेन या मोसिस ग्रो करते हैं तो उस एक्टिविटी की वजह से, लाइकेन और मोसिस की एक्टिविटी की वजह से जो है यहाँ पे, राइट, क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, और ये भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो सॉइल फॉर्मेशन में, राइट, वेदरिंग हेल्प करता है। तो वेदरिंग में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट वेदरिंग दैट हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन की। ह्यूमिफिकेशन की हेल्प से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है। इज दैट क्लियर? अब ह्यूमिफिकेशन क्या है, देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस इन सॉइल फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस। तो ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस का एडिशन होता है, the process of addition of organic matter or humus, that you call humification. Is that clear to all of you? और humification में क्या होता है, this is essential for starting biological activity and nutritional cycle. अब ये जो ह्यूमिफिकेशन है, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशनल साइकिल के लिए रिक्वायर्ड है। तो ह्यूमिफिकेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, ह्यूमिफिकेशन में जो एडिशन होता है, राइट, ऑर्गेनिक मैटर का और ह्यूमस का, किसका, ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस का एडिशन होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस के एडिशन से बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशनल साइकिल टेक प्लेस करती है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड न्यूट्रिशनल साइकिल के लिए, राइट, ये ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद हम ह्यूमस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ह्यूमस। तो ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बनता है। क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। और ये ह्यूमस एग्जैक्टली है क्या, आपको पता होना चाहिए। दिस इज डार्क कलर अमरफस सब्सटेंस, स्लाइटली एसिडिक एंड कोलॉइडल। ये एसिडिक होता है, कोलॉइडल होता है, डार्क कलर अमरफस सब्सटेंस है। इसके अलावा दिस इज द रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ह्यूमस जो है वो रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ह्यूमिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। तो ह्यूमिफिकेशन में एक डार्क कलर अमरफस सब्सटेंस बनता है जो कि एसिडिक एंड कोलॉइडल होता है नेचर में, और वो जो है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, एंड दिस इज एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। दिस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आर यू गेटिंग और नॉट? बिकॉज न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स सोर्स अगर प्रेजेंट होंगे सॉइल में, क्योंकि सॉइल इज द सोर्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, जो कि ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। तो ह्यूमिफिकेशन भी उसमें हेल्प करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं इट प्रिवेंटिंग द सॉइल फ्रॉम कॉम्पैक्शन। सॉइल के कॉम्पैक्शन को ये रोकता है, सॉइल को स्पॉन्जी बनाता है, कंपैक्शन को रोक देता है। इसके अलावा ये जो है इंप्रूव करता है एरेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर सॉइल में एरेशन नहीं होगी, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सॉइल का एरेशन होना बहुत जरूरी है। सॉइल में एयर सप्लाई होना बहुत जरूरी है। तो स्पॉन्जी सॉइल होगी तो सॉइल के अंदर एयर सप्लाई होगी, और उस एयर सप्लाई की वजह से यहां पे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ह्यूमिफिकेशन इज वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर दी एरेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल के अंदर एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, उसके लिए भी ह्यूमिफिकेशन इज मस्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद हम तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं, एलुविएशन। नेक्स्ट इज एलुविएशन। तो ये हो गया ह्यूमिफिकेशन। इसके बाद है एलुविएशन। अगर हम एलुविएशन की बात करें तो एलुविएशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग डाउन ऑफ मटेरियल फ्रॉम अपर स्ट्रेटा। इज दैट क्लियर? भाई आपको पता होना चाहिए कि जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है वहां पे डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करता है, और उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में
जब कंप्लीटली ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ब्रेक डाउन के टाइम पे कुछ मिनरल्स भी निकलते हैं एट द टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन, राइट। मैंने बोला यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन के लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी जरूरी है। सपोज दैट लाइकेन और मोसिस सबसे ज्यादा ग्रो करती हैं बेयर एरिया पे, तो वहां पे लाइकेन एंड मोसिस का जब डिकम्पोजिशन होगा तो उनके डिकम्पोजिशन होने के बाद, उनके डिग्रेडेशन होने के बाद उनसे कुछ एसेंशियल मिनरल्स भी निकलेंगे। तो वो जो एसेंशियल मिनरल के वॉशिंग का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग डाउन ऑफ एसेंशियल मिनरल्स, राइट, इन द सॉइल, दैट यू कॉल्ड एलिवेशन। तो एलिवेशन इज द वॉशिंग डाउन ऑफ मटेरियल फ्रॉम अपर स्ट्रेटा। अपर स्ट्रेटा से वाटर मटेरियल्स का वॉशिंग होना क्या है, एलिवेशन है। इसकी वजह से क्या होता है, द लेटरल और डाउनवर्ड मूवमेंट्स, इसमें होता क्या है, लेटरल और डाउनवर्ड मूवमेंट्स होती है, राइट, ऑफ द सस्पेंडेड मटेरियल सॉइल इन सॉइल थ्रू रेनफॉल और वाटर। तो ये वॉशिंग डाउन जो होता है ये रेनफॉल के थ्रू होता है। जितने भी सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर सेटल हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये उस वॉशिंग डाउन का जो प्रोसेस है उसको आप एलिवेशन कहते हैं। जनरली डिकम्पोजिशन तो होती है सॉइल में, जब डिकम्पोजिशन होती है उसके बाद जब वहां पे सॉइल वाटर के कांटेक्ट में आती है या रेनफॉल के कांटेक्ट में आती है, तो डिकम्पोजिशन के साथ जितना भी उसमें सस्पेंडेड मटेरियल है वो सॉइल के अंदर चला जाता है। उस प्रोसेस को आप एलिवेशन कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे इट हेल्प्स इन एनरिचिंग द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। इसकी हेल्प से डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल जो है वो एनरिच होती है, यानी कि एनरिच इन न्यूट्रिएंट्स, एनरिचिंग ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल विद मिनरल्स। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया एलिवेशन। एलिवेशन के बाद कौन सा है, लास्ट प्रोसेस इज इल्यूविएशन। तो इल्यूविएशन की हम बात करते हैं। तो इल्यूविएशन क्या है, दिस इज द डिपोजिशन। देखिए यहाँ पे पहले एलिवेशन हुआ, यहाँ पे वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद ह्यूमिफिकेशन हुआ, इसके बाद यहाँ पे एलिवेशन हुआ। एलिवेशन में जितना भी डिकम्पोज मटेरियल होता है उसके अंदर जितना भी सस्पेंडेड मटेरियल है वो सॉइल के अंदर वॉशिंग डाउन हो जाता है, उसकी लीचिंग हो जाती है। इसको आप लीचिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो सॉइल के अंदर चला जाता है। अब सॉइल के अंदर जाने के बाद वो सेटल हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो इकट्ठे होने का जो प्रोसेस है उसको आप इल्यूविएशन कहते हैं। तो इल्यूविएशन क्या है, डिपोजिशन और एक्युमुलेशन ऑफ वॉश डाउन मटेरियल। तो यहाँ पे जितने भी वॉश डाउन मटेरियल था या जितने सस्पेंडेड मटेरियल था वो सारा जो है सेटल होना स्टार्ट हो गया डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल्स में। अब वो यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट होगा। जो इकट्ठा होना प्रोसेस है, जो एक्युमुलेट हो रहा है, उसे आप इल्यूविएशन कहते हैं। तो पहले वेदरिंग, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर एलिवेशन, अब इसके बाद क्या है, इल्यूविएशन। तो इल्यूविएशन में डिपोजिशन और एक्युमुलेशन ऑफ वॉश डाउन मटेरियल इन लोअर स्ट्रेटा। लोअर स्ट्रेटा में एक्युमुलेशन और डिपोजिशन होता है मटेरियल्स का, इन मिनरल्स का, राइट। ये हो गया इल्यूविएशन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आर यू गेटिंग और नॉट? सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल में जो परकोलेशन होता है यानी कि जो लीचिंग होती है या उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो किस पे डिपेंड करता है, सॉइल कंपोजिशन पे, ग्रेन साइज पे एंड एग्रीगेशन पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैडोजेनेसिस और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये पैडोजेनेसिस के बारे में इतना ही है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में। इसके बाद मैं बात करता हूँ सॉइल कंपोजिशन की एंड टाइप्स ऑफ सॉइल की। तो सॉइल कंपोजिशन और कितने टाइप की सॉइल होती है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, सो लिसन केयरफुली। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉइल कंपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है सॉइल की क्वालिटी। सॉइल की क्वालिटी यानी कि उसके अंदर पोरस क्वालिटी, उसके अंदर परकोलेशन यानी कि उसके अंदर वाटर होल्डिंग की क्वालिटी। तो सॉइल का जो है, सॉइल कंपोजिशन जो है डिफरेंट होती है और डिफरेंट सॉइल कंपोजिशन के हिसाब से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। यू नो, जितनी भी टाइप की सॉइल प्रेजेंट है हमारे प्लेनेट पे, सारी सॉइल काम की नहीं होती है। ऑल दी सॉइल्स आर नॉट गुड फॉर दी प्लांट ग्रोथ। सारी की सारी सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है। देर आर वेराइटी ऑफ सॉइल्स, राइट। तो यहाँ पे कुछ वैरायटी की जो सॉइल है दैट इज गुड फॉर प्लांट एंड सम अदर वैराइटीज ऑफ सॉइल्स आर नॉट गुड फॉर द प्लांट। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉइल कंपोजिशन। सॉइल के अंदर एग्जैक्टली होता क्या क्या है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द सॉइल कंपोजिशन। सो लिसन केयरफुली। तो सॉइल कंपोजिशन में, जो सॉइल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो सॉइल कंपोजिशन में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉलिड कंपोनेंट और दूसरा होता है नॉन सॉलिड कंपोनेंट। तो सॉलिड कंपोनेंट्स में आते हैं कुछ मिनरल पार्टिकल्स और कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स। लगभग 40% मिनरल पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के अंदर एंड 10% ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके अलावा नॉन सॉलिड कंपोनेंट में एयर 25% होती है एंड वाटर 25% होता है। तो ये सॉइल की कंपोजिशन है। 40% मिनरल पार्टिकल्स, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 10% आपका ऑर्गेनिक मैटर
25% एयर एंड 25% वाटर, ये होती है सॉइल कंपोजिशन। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर जो है वो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं जनरली। तो दीज मिनरल्स आर जनरली, नंबर 1 इज ग्रेवल। ग्रेवल देखा होगा आपने, छोटी छोटी जो रोडी होती है जिनको आप बजरी बोलते हैं, वो ग्रेवल बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे ग्रेवल जिसका साइज कितना है 2 मिलीमीटर से ज्यादा साइज होता है। उसके बाद यहाँ पे सैंड जिसका साइज 2 to 0.2 मिलीमीटर होता है, राइट। और इसके बाद है स्लिट। स्लिट का साइज 0.02 से लेके 0.002 मिलीमीटर होता है। और इसके बाद है क्ले। क्ले जो है, क्ले का साइज सबसे कम होता है 0.002 मिलीमीटर। क्ले सबसे ज्यादा चिकनी मिट्टी के अंदर होती है और इसका साइज जो है सबसे कम होता है और इसकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है सबसे ज्यादा होती है इस मिनरल पार्टिकल की। ये मिनरल पार्टिकल जिस भी सॉइल में प्रेजेंट होता है, मेनली ये जो है चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है और उसकी वाटर होल्डिंग एबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इसलिए यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल। यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। यू नो ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर आप डिवाइड कर सकते हैं सॉइल को। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आप डिवाइड कर सकते हो टाइप ऑफ सॉइल को कि कितने टाइप के सोर्स से सॉइल बनती है, इस बिहाफ पे आप टाइप ऑफ सॉइल डिवाइड करते हैं। इसके बाद आप जो है राइट नेचर एंड प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी टाइप ऑफ सॉइल को डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल टेक्सचर के हिसाब से कितने टाइप की सॉइल होती है। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर। Number 1 is sandy soil, number 2 is clay soil, and number 3 is loam soil. There are 3 types of soil: sandy soil, clay soil, and loam soil. This is on the basis of type of soil texture. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैंडी सॉइल की। सैंडी सॉइल यानी कि जहां पे सैंड पार्टिकल सबसे ज्यादा है और सैंड पार्टिकल का साइज मैं आपको बता चुका हूं 2 से 0.02 मिलीमीटर तक साइज होता है सैंड पार्टिकल का, यानी कि मैक्सिमम 2 मिलीमीटर हो सकता है और मिनिमम 0.02 मिलीमीटर सैंड पार्टिकल का साइज माना जाता है। तो सैंडी सॉइल उस सॉइल को कहते हैं जहां पे सैंड पार्टिकल सबसे ज्यादा होता है, लगभग 80% सैंड पार्टिकल होता है और 20% में स्लिट या क्ले आता है। स्लिट और क्ले का जो साइज है, पार्टिकल का जो साइज है स्लिट और क्ले का, वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पे 80% सैंड पार्टिकल है और 20% स्लिट या क्ले प्रेजेंट होता है। इस मिट्टी की खास बात यह है कि इसकी वाटर होल्डिंग एबिलिटी जो होती है पुअर होती है, पुअर वाटर होल्डिंग एबिलिटी, ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है। लेकिन इसमें एरेशन अच्छा खासा होता है, इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस अच्छा होता है, तो यहाँ पे एरेशन इस सॉइल के अंदर अच्छा होता है। लेकिन इस सॉइल का यही ड्रॉबैक है कि ये जो है वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है, इसलिए दिस इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। क्योंकि प्लांट ग्रोथ के लिए ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें वाटर होल्डिंग एबिलिटी होती है, जिससे कि पानी को एब्जॉर्ब कर सके प्लांट। अदरवाइज अगर वाटर होल्डिंग एबिलिटी नहीं होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, इसलिए दिस इज पुअर सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ। इसलिए इस टाइप की जो सॉइल पाई जाती है जनरली डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, सैंडी सॉइल, इसलिए वहां पे जो वेजिटेशन है बहुत ही कम वेजिटेशन होते हैं, वेजिटेशन होते ही नहीं है। आर यू गेटिंग और नॉट? वहां पे ग्रीनरी जनरली नजर नहीं आती है क्योंकि वहां का जो सॉइल है वो वाटर होल्डिंग एबिलिटी वहां पे नहीं होती है, राइट। और वाटर होल्डिंग एबिलिटी नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ के लिए दैट इज नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट सॉइल। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे हैविंग पुअर वाटर होल्डिंग एबिलिटी, पोरस एंड लूज, ये जैसे पोरस एंड लूज है इसलिए ही तो पुअर वाटर होल्डिंग एबिलिटी है। इसके अलावा लिटिल केमिकल एंड न्यूट्रिशन, इसमें केमिकल एंड न्यूट्रिशन भी कम होते हैं, that's why this soil is not good for the plant growth. इसके बाद जो दूसरी सॉइल है जिसको आप क्ले सॉइल कहते हैं, क्ले सॉइल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्ले का जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा होता है। क्ले यहाँ पे 40 से 50% होता है और 50 से 60% स्लिट होता है। तो क्ले सॉइल में 40 से 50% क्ले होता है एंड 50 से 60% स्लिट होता है। इस सॉइल की वाटर होल्डिंग एबिलिटी तो अच्छी है बट ये सॉइल जो है पोरस नहीं है, इसमें एरेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होती, एयर सप्लाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे अगर कैपिलरी स्पेस कम होगा, राइट सॉरी, यहाँ पे कैपिलरी स्पेस अच्छा खासा होता है, यहाँ पे वाटर होल्डिंग एबिलिटी है इस सॉइल की, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये सॉइल जो है पोरस नहीं है,
राइट। तो यहाँ पे इस सॉइल के अंदर पुअर एरेशन होती है, तो ये सॉइल भी राइट प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे लिटिल सैंड मे बी प्रेजेंट, सैंड मे बी वेरी लिटिल अमाउंट, सैंड मे बी प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट, हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, ये चीकनी मिट्टी बोलते हैं आप इसको, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है। इसमें अबेंडेंट कैपिलरी पोर्स होते हैं। इस मिट्टी का जनरली इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए इसका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग एबिलिटी अच्छी होगी। आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन जो है आपने काफी सारे इस्तेमाल भी किए होंगे कि अगर आप उसमें चाय या पानी या दूध डालते हैं तो उसमें वो होल्ड हो जाता है, वो वहां से रिस नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो चिकनी मिट्टी से बना है, और चिकनी मिट्टी का काम क्या होता है कि वाटर होल्डिंग एबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन उसमें पुअर एरेशन होता है, इसलिए ये भी प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी सॉइल नहीं मानी जाती है। अबंडेंट कैपिलरी पोर्स होते हैं, गुड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, पुअर एरेशन। इस पुअर एरेशन की वजह से दिस इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें एरेशन भी अच्छा हो और इसमें वाटर होल्डिंग एबिलिटी भी अच्छी हो। इज दैट क्लियर? सैंडी सॉइल की बात करें तो उसमें एरेशन अच्छा है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए दैट्स नॉट गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ। वहीं क्ले सॉइल की बात करें तो उसमें वाटर होल्डिंग एबिलिटी अच्छी है लेकिन उसके अंदर पुअर एरेशन है, उसके अंदर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर भी चाहिए होती है भाई, तो इसलिए वो भी गुड सॉइल नहीं कंसीडर की जाती। क्ले सॉइल दैट्स नॉट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। आर यू गेटिंग और नॉट? दैट कैन बी गुड फॉर दी राइट फॉर दी, ये किसके लिए अच्छी है? जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उनके लिए बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है क्ले सॉइल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद लॉम सॉइल की हम बात करते हैं, इसको सबसे परफेक्ट सॉइल माना जाता है। दिस इज परफेक्ट सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इस सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग एबिलिटी भी अच्छी है, पुअर एरेशन नहीं है, एरेशन भी इसके अंदर अच्छा है, गुड एरेशन एंड गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है और एरेशन भी अच्छा है तो दैट इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी सॉइल मानी जाती है जिसको आप लॉम सॉइल कहते हैं। तो सॉइल के टेक्सचर के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स की सॉइल बताई आपको, सैंडी सॉइल, राइट, क्ले सॉइल एंड लॉम सॉइल। तो जो लॉम सॉइल है उसमें 20% क्ले कम होता है। अगर क्ले कम है तो वाटर होल्डिंग एबिलिटी भी अच्छी है और एरेशन भी अच्छा है। 40% सैंड है एंड 40% स्लिट है। 40% सैंड के हिसाब से यहाँ पे वाटर होल्डिंग एबिलिटी अच्छी बन एरेशन जो है अच्छा बन जाता है। इज दैट क्लियर? और 40% स्लिट के हिसाब से यहाँ पे वाटर होल्डिंग एबिलिटी भी अच्छी बन जाती है। तो ये दोनों ही इसके अंदर प्रॉपर्टी है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? सॉइल की वाटर होल्डिंग एबिलिटी चाहिए, और दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? उसके अंदर गुड एरेशन चाहिए, यानी कि उसके अंदर एयर सप्लाई अच्छी हो सके जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बेटर हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं राइट, इसमें वो मॉडरेट वाटर होल्डिंग एबिलिटी होती है, मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दैट इज गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ। मॉडरेट पोरस, इसमें पोर्स भी मॉडरेट होते हैं, दैट्स आल्सो गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ। इसके अलावा गुड मिनरल न्यूट्रिशन, एरेशन एंड हाइड्रेशन, बताया मैंने, गुड मिनरल न्यूट्रिशन, एरेशन एंड हाइड्रेशन, ये जो तीनों प्रॉपर्टी है राइट, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये जो सॉइल है प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल मानी जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ है ना, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बेस्ट ग्रोथ है, बेस्ट है फॉर प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट सॉइल मानी जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद बात करते हैं अदर 2 टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब सॉइल बनती कैसे है ये आपको पता होना चाहिए, सॉइल का सोर्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो सॉइल है, अगर हम सॉइल की बात करें तो देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल, वन इज रेसिडुअल सॉइल एंड अनदर इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल वो होती है जो कि पेरेंट रॉक से तैयार होती है, जो वहां पे बनी है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो एक लंबे टाइम के बाद वहां पे वो सॉइल बन गई है। इज दैट क्लियर? इकोलॉजिकल सक्सेशन वहां पे हुआ है, सॉइल की फॉर्मेशन वहां पे लंबे टाइम से चलती आ रही है, तो वो हो गई रेसिडुअल सॉइल। वहीं जो दूसरे टाइप की सॉइल है जिसको आप ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल यानी कि वो सॉइल ऐसी है कि वो पेरेंटल रॉक से तैयार नहीं हुई है उस सॉइल के, वो जो है किसी दूसरे प्लेस से माइग्रेट करके आई है, इसलिए इस सॉइल को आप ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। तो दोनों टाइप की सॉइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेसिडुअल सॉइल जैसे कि मैंने बताया, डेवलप इन सीटू फ्रॉम पेरेंट रॉक,
तो वो सॉइल जो कि इन सीटू डेवलपमेंट को शो करती है, पेरेंटल रॉक से डेवलप करती है, उसे आप रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेस, जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स हैं वो दूसरे प्लेस से आती है। रेसिडुअल सॉइल इन सीटू सॉइल है, इन सीटू डेवलपमेंट होता है सॉइल का पेरेंटल रॉक पे, और वहीं जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है दैट ब्रॉट फ्रॉम द अदर प्लेसेस, ये किसी दूसरे प्लेस से आती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये कॉलुवियल टाइप की है, राइट। These are the types of transported soil। इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। कॉलुवियल टाइप की सॉइल जो होती है वो ग्रेविटी की वजह से बनती है। सपोज दैट कोई ऊंचा पहाड़ है, कोई ऊंची चट्टान है, तो ऊंची चट्टान से जो उसके अंदर क्रिवाइसिस डेवलप हो जाते हैं वेदरिंग की वजह से, फिजिकल वेदरिंग की वजह से, तो उस चट्टान के जो पार्टिकल्स है वो ग्रेविटी के थ्रू सेटल डाउन हो जाते हैं प्लेन पे आके, तो एक सॉइल बन जाती है उसको, तो सॉइल फॉर्मेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट यू कॉल्ड कॉलुवियल सॉइल। तो कॉलुवियल सॉइल जो है वो राइट ग्रेविटी की वजह से आती है, यानी कि रॉक से ग्रेविटी की वजह से आती है कॉलुवियल सॉइल। दूसरी जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। रनिंग वाटर के साथ ये सॉइल मिट्टी बह के आ जाती है। आर यू गेटिंग नॉट? आपने देखा होगा कभी कभी कहीं कहीं पे बाढ़ आ जाती है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो नदी में बाढ़ आने के साथ साथ वहां पे उसके जहां से नदी में बाढ़ आती है तो मिट्टी भी कट जाती है, जो ऊपर की फर्टाइल लेयर है सॉइल की वो भी कट के किसी दूसरे स्थान पे चली जाती है, किसी दूसरे प्लेस पे चली जाती है। अगर मिट्टी कट के एक जगह से दूसरे प्लेस पे चली गई तो ये रनिंग वाटर की वजह से सॉइल बनी, और इसको आप एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी मानी जाती है, तो सबसे जो फर्टाइल सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल होती है, जो कि रनिंग वाटर के साथ, राइट, रिवर वाटर के साथ, रनिंग वाटर के साथ बह के आ जाती है, वो एलुवियल सॉइल है। और उसको सबसे फर्टाइल सॉइल यानी कि सबसे क्वालिटी वाली सॉइल जो है इन सारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल में से सबसे क्वालिटी वाली सॉइल और सबसे बढ़िया सॉइल जो मानी जाती है वो एलुवियल सॉइल को माना जाता है, एंड दैट इज गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ, और जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल मानी जाती है। इसके बाद इओलियन सॉइल। इओलियन सॉइल मतलब होता है जो कि विंड के साथ फ्लो होकर आती है। इज दैट क्लियर? वहीं ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल यानी कि जो कि ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से फ्लो होकर आ जाती है, तो ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से जो बनती है सॉइल, राइट, उसको आप ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। उसके बाद जो थर्ड टाइप की सॉइल है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड प्रोडक्टिविटी। तो नेचर और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कितने टाइप की सॉइल है? देखिए, नेचर और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे 3 टाइप्स की सॉइल्स है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड तराई सॉइल और बाबर सॉइल। यहाँ पे सबसे न्यूट्रिटिव, सबसे गुड क्वालिटी की सॉइल जो मानी जाती है वो बाबर सॉइल को माना जाता है। बाकी हम बाकी सॉइल्स को देख लेते हैं। रेड सॉइल की अगर हम बात करें तो रेड सॉइल दिस इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफी, टी एंड रबर। जहां पे कॉफी, टी और रबर की पैदावार होती है ऐसे प्लेसेस पे जनरली रेड सॉइल पाई जाती है। इस रेड सॉइल को यानी कि जो लाल मिट्टी है इसको रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन की वजह से, देखो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का होता है, दैट इज ड्यू टू आयरन। आयरन की प्रेजेंस की वजह से ये सॉइल जो है रेड दिखाई देती है। आयरन एंड एल्यूमिनियम की वजह से ये सॉइल जो है अपीयर रेड, तो रेड कलर की सॉइल दिखाई देती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये एसिडिक सॉइल है, राइट, पहली बात तो, और दिस इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, राइट, एंड दिस सॉइल इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ टी, कॉफी एंड रबर। तो टी, कॉफी एंड रबर के लिए सॉइल बहुत ही अच्छी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में टी का जो प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन होता है असम में। तो माना जाता है आपकी जो सॉइल होगी वो रेड सॉइल होगी क्योंकि वहां पे रेड सॉइल में अच्छी पैदावार हो जाती है टी की। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ब्लैक सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे ज्यादा गुजरात में पाई जाती है। ये जो काली मिट्टी है ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर हम बात करें तो ये ब्लैक सॉइल होती है और इसका जो कलर होता है ब्राउन या फिर ब्लैक होता है, राइट, एंड दिस इज हाइड्रेटेड आयरन एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट, राइट। इसमें हाइड्रेटेड आयरन होता है, हाइड्रेटेड याद रहे, हाइड्रेटेड आयरन एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट की वजह से ब्लैक कलर की सॉइल होती है। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट के लिए ये सॉइल बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके बाद है तराई और बाबर सॉइल। तराई और बाबर सॉइल जनरली एक कॉलुवियल सॉइल होती है, यानी कि ग्रेविटी के साथ जो बनी है सॉइल वो कॉलुवियल सॉइल होती है।
तराई और बाबर सॉइल जो होती है जनरली कॉलोवियल होती है और ये हाईली प्रोडक्टिव होती है। इन तीनों टाइप की सॉइल में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव सॉइल मानी जाती है वो तराई और बाबर सॉइल मानी जाती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आपको ऑप्शन भी दे सकता है कि सबसे ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी है। तो हाईली प्रोडक्टिव सॉइल जो है वो तराई सॉइल या फिर बाबर सॉइल। इसी के साथ अबायोटिक फैक्टर्स आर कंप्लीटेड। अबायोटिक फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वाटर बताया मैंने आपको, टेम्परेचर बताया, लाइट बताया और फिर लास्ट में सॉइल। तो सॉइल कंप्लीट हो गया और सॉइल के साथ ये अबायोटिक फैक्टर्स भी कंप्लीट हुए। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, दैट इज रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स। अभी मैंने आपको सारे अबायोटिक फैक्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर्स मेनली प्रेजेंट होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल। ये मेजर 4 टाइप्स के फैक्टर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि ये एक चैप्टर है इकोलॉजी का। तो इकोलॉजी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट्स, राइट। तो इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, इसे आप इकोलॉजी कहते हैं। तो यहां पे ये 4 मेजर जो फैक्टर्स मैंने अबायोटिक फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये अबायोटिक फैक्टर्स जो है इंटरेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट वैरायटी की लाइफ फॉर्म्स हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है। इन लाइफ फॉर्म का जो इन लाइफ फॉर्म, ये जो लाइफ फॉर्म है, ये लाइफ फॉर्म डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस होती है। आर यू गेटिंग और नॉट, टू अबायोटिक फैक्टर्स। तो सभी का जितनी भी लाइफ फॉर्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो सभी की सभी लाइफ फॉर्म, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, राइट, इन अबायोटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट। तो वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर। तो अगला जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स। तो अबायोटिक फैक्टर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा ऑर्गेनिज्म के लिए और डिफरेंट लाइफ फॉर्म के लिए। जितनी भी लाइफ फॉर्म होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, अबायोटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन इनका इन्फ्लुएंस होने का तरीका अलग अलग है सभी लाइफ फॉर्म, क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा एक जैसा नहीं बना रहता। जिस इन्वायरमेंट में आप सरवाइव करते हैं दैट इज नॉट ऑलवेज सेम, वो हमेशा सेम नहीं रहता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीजनल चेंजेस टेक प्लेस। यहाँ पे सीजनल चेंजेस टेक प्लेस करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बदलता है, इज दैट क्लियर। यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी बदलती है, इज दैट क्लियर। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। और वो जो इन्वायरमेंटल चेंज है वो लाइफ फॉर्म को, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। आर यू गेटिंग और नॉट। तो यहां पे द चेंजिंग इन्वायरमेंट, तो चेंजिंग इन्वायरमेंट है ऑलवेज इन्फ्लुएंस द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंटली। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाते हैं, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं मेंटेन कर पाते हैं। So there are variety of life form. इन variety of life form में कुछ लाइफ फॉर्म ऐसी है जो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बना के रखती है, अब चाहे सराउंडिंग का इन्वायरमेंट कुछ भी हो और कैसा भी हो, बट दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट। इज दैट क्लियर। इस प्रॉपर्टी को आप होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। होम्योस्टेसिस एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मेंटेन करने में, यानी कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को मैं आपको, प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसे आप कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस नाम की एक प्रॉपर्टी है। ये जो होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी है
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस प्रॉपर्टी का रोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ livings to maintain their internal environment. तो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की जो प्रॉपर्टी है ये सभी लाइफ फॉर्म के पास नहीं होती है, राइट? तो कुछ लाइफ फॉर्म हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती हैं जो कि अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को हमेशा मेंटेन करके रखती हैं, हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करके रखती है. कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को ये लाइफ फॉर्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन कर लेते हैं और इस प्रॉपर्टी को आप होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी कहते हैं. आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स टू मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की जो प्रॉपर्टी है इसे आप होम्योस्टेसिस कहेंगे. इसे आप क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस. आर यू गेटिंग और नॉट? अब यहाँ पे कुछ लाइफ फॉर्म ऐसी होती है कि जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेती हैं, यानी कि जो ये होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी को शो करती हैं. लेकिन कुछ लाइफ फॉर्म ऐसी भी होती हैं जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाती हैं, तो वो इस होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाती है. इसी बिहाफ पे जो रिस्पॉन्स है उन रिस्पॉन्स को हम 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं. देयर आर मेनली 4 मेजर टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट सभी लाइफ फॉर्म को, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है. इज दैट क्लियर? और उस हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. ये बेसिकली 4 मेजर टाइप के रिस्पॉन्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. आर यू गेटिंग और नॉट? सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर. तो ये जो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर है ये कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक होता है रेगुलेटर, या आप ये कहिए रिस्पॉन्स, अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो रेगुलेट बोलेंगे. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर लेते हैं, कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर लेते हैं, होम्योस्टेसिस को शो करते हैं, उनको रेगुलेटर कहा जाएगा. तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, इट मींस दिस इज रेगुलेट. एक टाइप का रिस्पॉन्स होता है रेगुलेट, दूसरा होता है कंफर्म, तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है? तो रेगुलेट, कंफर्म, इसके बाद तीसरा है माइग्रेट और चौथा है सस्पेंड. तो सबसे पहले हम रेगुलेट की बात कर लेते हैं. दिस इज ए काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट, कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट. तो इस टाइप के रिस्पॉन्स में, in this type of organism, in this type of response, some organism, इस टाइप के रिस्पॉन्स में, in this type of response, some organism can maintain the constant internal environment. वो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप रेगुलेटर्स भी कहते हैं. इज दैट क्लियर? ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसमें जितने भी बर्ड्स हैं, ऑल बर्ड्स एंड ऑल मैमल्स, जितने भी बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं. उनका इन्वायरमेंट के हिसाब से जो रिस्पॉन्स होता है वो रेगुलेट टाइप का रिस्पॉन्स होता है. तो ऑल बर्ड्स एंड ऑल मैमल्स कैन मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा फ्यू वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स आल्सो, इनवर्टेब्रेट्स आल्सो. मेनली जितने भी मैमल्स हैं वो एंड बर्ड्स हैं वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेते हैं. इज दैट क्लियर? बट कुछ बहुत ही फ्यू वेरी एक्सेप्शनल वर्टेब्रेट्स के भी एग्जांपल्स होते हैं और कुछ इनवर्टेब्रेट्स के भी एग्जांपल होते हैं जो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेते हैं. यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, दीज ऑर्गेनिज्म
these organisms show होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है, राइट यानी कि ये ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस को शो करते हैं, जिसमें कि सभी बर्ड्स एंड सभी मैमल्स आ जाते हैं। तो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर लेते हैं और वो होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप अगर आप पूरे वर्ल्ड को विजिट करते हैं, पूरे वर्ल्ड की ट्रैवलिंग करते हैं, तो मैमल्स एक ऐसी प्रजाति है जो आपको वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन जिसका आपको दिखाई देगा। मैमल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैमल्स को सबसे सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है। सबसे सक्सेसफुल जो है ग्रुप एनिमल्स में वो मैमल्स को माना जाता है। क्योंकि वो कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं, वो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। बाकी अदर ग्रुप्स में, अदर एनिमल्स में एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली नहीं मिलता है, जबकि मैमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे वाइडली मिलेगा आपको। मैमल्स जो है पोलर एरियाज में भी पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल एरियाज में भी पाए जाते हैं। तो एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है मैमल्स में, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कर लेते हैं। इसलिए मैमल सबसे सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है एनिमल्स में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे सक्सेसफुल जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है एनिमल्स में। सो दैट इज मैमल्स। आर यू गेटिंग और नॉट? So this is the main reason of success of mammals. Mammals जो है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, and mammals are found, even birds are also found, mammals are found in wide range of habitat. इसलिए मैमल जो है वो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैमल्स वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं और सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स माने जाता है। क्योंकि ये अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेते हैं। ये बाहर का इन्वायरमेंट कैसा भी हो, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं होने देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आपने देखा होगा राइट, इन ह्यूमन बींग्स को भी आप मैमल्स में ही कैटेगराइज करते हैं। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही बाकी सभी मैमल्स में भी देखा जाता है कि वो भी स्वेटिंग करते हैं गर्मी बढ़ जाने पे। और ये एक प्रोसेस है जिससे कि आप अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से बचाते हो और उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हो। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। यू स्टार्ट शिवरिंग व्हेन द टेम्परेचर विल केम डाउन। जब टेम्परेचर घट जाता है तो उस टाइम पे आप शिवरिंग, कांपना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज ए काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। शिवरिंग जो है एक फिजिकल एक्सरसाइज है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करता है। तो किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन, बाय फिजियोलॉजिकल मीन, बाय बायोकेमिकल मीन, by any mean you can maintain your internal environment constant, you can show homeostasis. Is that clear to all of you? So this is regulation and this is all about the regulate, यानी कि this is a type of response. अब अगले रिस्पॉन्स की बात करते हैं हम, जिसको आप कन्फर्म या इनको कन्फॉर्मर भी कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को? कन्फॉर्मर कहा जाता है। तो हम यहां पे कन्फॉर्म की बात करते हैं। सो लिसन केयरफुली अबाउट कन्फॉर्म। तो कन्फॉर्म की अगर बात करें यहां पे, तो इसमें जो है एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो कन्फर्म होते हैं राइट, ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। दे कैन नॉट एबल टू शो होमोस्टेसिस। इज दैट क्लियर? ये जैसा बाहर का सराउंडिंग का इन्वायरमेंट होता है, जैसा एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, उसी हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदल जाता है। जैसा बाहर की तरफ
राइट। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, उसी हिसाब से इनकी बॉडी की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी बदल जाती है। तो ये कन्फॉर्मर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, राइट? इन सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एबल टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इसमें ऑर्गेनिज्म अपने कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाता है। इन सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स organisms cannot able to maintain constant internal environment। organism अपने constant internal environment को maintain नहीं कर पाता है। तो if organism cannot able to maintain the constant internal environment, it means that kind of response is conform, right? Conform, इसकी स्पेलिंग सही है, इसे conform बोलते हैं आप इसको। Is that clear to all of you? अब ऐसा क्यों होता है कि रेगुलेटर्स अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर लेते हैं और कन्फॉर्मर्स अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे एक ही रीजन है कि जो कन्फॉर्मर्स होते हैं, राइट, ये जो कन्फॉर्म रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट, ये कन्फॉर्मर जो है इनके पास इनफ एनर्जी नहीं होती। आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए आप बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, राइट। गर्मी हो जाती है तो स्वेटिंग करते हैं और सर्दी हो जाती है तो शिवरिंग करते हैं। ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है जिससे कि आप अपनी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। ऐसे ही अगर आपने पढ़ा हो, राइट, काउंटर करंट मैकेनिज्म, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में एक्सक्रीशन प्रोसेस में, काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो आप अपनी बॉडी की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन कर लेते हैं बॉडी फ्लूइड में, आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर लेते हैं, बिकॉज यू हैव इनफ एनर्जी टू मेंटेन दिस। तो यहां पे सारा जो गेम है ये एनर्जी गेम है। रेगुलेटर्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बना के रखता है, लेकिन कन्फॉर्मर्स के पास ये एनर्जी नहीं है। दे डू नॉट हैव एडिक्वेट एनर्जी। इनके पास इतनी एनर्जी ये खर्च नहीं कर सकते हैं, और अगर ये एनर्जी खर्च नहीं कर पाएंगे तो ये अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर चाहिए। मैमल्स में या बर्ड्स में वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट मेंटेन कर लेते हैं बिकॉज दे हैव इनफ एनर्जी। तो ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस भी होता है, इसलिए कन्फॉर्मर जो है अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते। आर यू गेटिंग और नॉट? तो आपको रीजन पता चल गया होगा क्यों कन्फॉर्मर्स अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लिसन केयरफुली। तो यहां पे कन्फॉर्मर्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव sufficient amount of energy to maintain internal environment। अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए या होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है? एनर्जी नहीं है इनके पास, इसलिए दे आर कन्फॉर्मर्स। ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स हैं वो सब कन्फॉर्मर्स है। लगभग 99% एनिमल्स कन्फॉर्मर्स होते हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स आर रेगुलेटर्स बट 99% एनिमल्स आर कन्फॉर्मर्स, एंड ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भी कन्फॉर्मर्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99% एनिमल्स आर कन्फॉर्मर्स। तो 99% एनिमल्स जो होते हैं वो कन्फॉर्मर्स होते हैं, एंड ऑल प्लांट्स आर ऑल्सो कन्फॉर्मर्स। और जितने भी प्लांट्स हैं ऑल प्लांट्स आर ऑल्सो कन्फॉर्मर्स। प्लांट्स भी सारे के सारे कन्फॉर्मर्स होते हैं, राइट। कुछ ऑर्गेनिज्म वैसे भी होते हैं जो पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं, यानी कि वो नैरो रेंज तक तो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन जब रेंज बदल जाती है तो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं। तो पार्शियल रेगुलेटर्स पे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आप लिखिए। एक होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। तो अगर पार्शियल रेगुलेटर्स की हम बात करें,
ये वो ऑर्गेनिज्म है विच कैन नॉट एबल टू मेंटेन, विच कैन एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट अप टू ए सर्टेन रेंज। एक नैरो रेंज के हिसाब से वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेते हैं। दे कैन एबल टू मेंटेन, दे कैन एबल टू मेंटेन, ये अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेते हैं। दे कैन एबल टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट इन ए नैरो रेंज। एक नैरो रेंज में ये अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं। आर यू गेटिंग? और अगर रेंज बढ़ी तो दे विल नॉट एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट। रेंज बढ़ने पे अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इन्हें आप राइट पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं। राइट, इसका एक ग्राफ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी दिया है और इसकी लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान दीजिए। सो नेक्स्ट इज ग्राफ, देखिए प्लीज। तो यहां पे एक ग्राफ है, सपोज दैट ये ग्राफ है, ये लाइन शो करती है सपोज दैट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, और ये लाइन शो करती है इंटरनल इन्वायरमेंट को। ठीक, अब इन दोनों लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहां पे अगर हम बात करें रेगुलेटर्स की, तो एक लाइन आप देख रहे हैं, मैंने सीधी लाइन खींच दी है। इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो, इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट ही रहेगा। उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो ये लाइन रेगुलेटर्स को इंडिकेट करती है, जो बिल्कुल एक सीधी लाइन है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो, बट इंटरनल इन्वायरमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो दिस लाइन, दिस स्लोप इंडिकेट दी रेगुलेटर्स। ऐसे कंफॉर्मर्स होते हैं, मैंने बताया कंफॉर्मर्स विल नॉट एबल टू मेंटेन दी कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसा सराउंडिंग का इन्वायरमेंट होता है, वैसे ही उनकी बॉडी का इन्वायरमेंट बन जाता है कंफॉर्मर्स। तो कंफॉर्मर जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, वैसे ही इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंज आएगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज तो इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंज, तो इट मींस लाइन ऐसी आएगी, द स्लोप इंडिकेट्स द कंफॉर्मर्स। तो ये कंफॉर्मर्स को इंडिकेट करती है, कंफॉर्मर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद है पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं कि वो नैरो रेंज तक ही अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाते हैं, अदरवाइज तो वो नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, इट इंडिकेट्स दी पार्शियल रेगुलेटर्स। ये पार्शियल रेगुलेटर्स को लाइन शो करती है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया नहीं आया? तो ये हो गया आपका कंफॉर्मर्स, राइट, एंड रेगुलेटर्स। इसके बाद हम बात करते हैं माइग्रेट, अनदर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स of living organism according to the environment that you called migrate. Another type of, मैंने 4 टाइप्स के रिस्पॉन्स बताए। तो जो अगला रिस्पॉन्स है वो है माइग्रेट। तो अगले रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं, जिसको आप माइग्रेट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। There is another type of response that you called migrate. प्लीज लिसन केयरफुली। तो माइग्रेट की अगर हम बात करें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जो स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट जून के महीने में
दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, इज दैट क्लियर? टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है। तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, शिमला चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया की दो कैपिटल्स थी, एक विंटर कैपिटल और दूसरी समर कैपिटल। विंटर कैपिटल दिल्ली माना जाता है और समर कैपिटल माना जाता है शिमला। अंग्रेज लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि वो विंटर सीजन में अपनी कैपिटल दिल्ली को बना लेते थे और समर सीजन में वो अपनी कैपिटल शिमला को बना लेते थे, क्योंकि दिल्ली की गर्मी ब्रिटिशर्स जो है फेस नहीं कर पाते थे। इज दैट क्लियर? अंग्रेज लोग जो है वो ठंडे इलाकों से बिलोंग करते हैं और वो इतनी ज़्यादा हैवी गर्मी के अंदर, इतनी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे और वो माइग्रेट करके कहाँ चले जाते थे, शिमला चले जाते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, गर्मियों के सीजन में ठंडे इलाकों में घूमने के लिए चले जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया नहीं आया? या सर्दियों के सीजन में गर्म इलाकों में जहां पे जहां पे सर्दी नहीं पड़ती है वहां पे माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये माइग्रेट यानी कि ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स है। ऐसे ही नॉट इवन ह्यूमन, बाकी अदर एनिमल्स भी इस रिस्पॉन्स को शो करते हैं, इस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप माइग्रेट कहते हैं। यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड करके ऐसी कंडीशन में चले जाना जो कि बहुत ही एक हॉस्पिटेबल कंडीशन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? इसे आप माइग्रेट करेंगे एंड आफ्टर दैट देन रिटर्न बैक। उसके बाद वो फिर से उसी कंडीशन में वापस आ जाते हैं जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर हो जाती है। तो इस केस में क्या है, सम एनिमल्स माइग्रेट टू वेरी हॉस्पिटेबल एरिया। हॉस्पिटेबल एरिया मतलब हॉस्पिटेबल एरिया मतलब ऐसा एरिया जो उनके लिए जो है एक फेवरेबल एरिया आप कह सकते हैं, एक फेवरेबल एरिया में चले जाते हैं। तो सम एनिमल्स माइग्रेट टू वेरी हॉस्पिटेबल एरिया टू अवॉइड द स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को अवॉइड करने के लिए वो एक अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ चले जाते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी की बुक में, राइट, जिसका नाम है साइबेरियन क्रेन। एक पक्षी होता है साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया से एवरी विंटर्स में वो क्योलाडो नेशनल पार्क में आ जाता है। क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है और वहां पे साइबेरियन क्रेन्स को आप देख सकते हैं विंटर के सीजन में, क्योंकि विंटर के सीजन में नॉर्दर्न एरिया में, यानी कि जो नॉर्थन एरिया है वहां पे साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है और वो उसको जो है फेस नहीं कर पाते और वहां से माइग्रेट करके क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन्स। तो साइबेरियन क्रेन एक पक्षी होता है, राइट, दैट कम टू क्योलाडो नेशनल पार्क। ये आपको नाम याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योलाडो नेशनल पार्क में आ जाता है और ये क्योलाडो नेशनल पार्क कहां है, भरतपुर राजस्थान में है। कम टू क्योलाडो नेशनल पार्क दैट इज इन भरतपुर राजस्थान फ्रॉम साइबेरिया। ये कहां से आता है, साइबेरियन क्रेन है तो इसका नेटिव प्लेस साइबेरिया है। तो ये हजारों किलोमीटर की उड़ान भर के, राइट, हजारों किलोमीटर की फ्लाइट से ये जो है विंटर सीजन में, कौन से सीजन में, इन विंटर सीजन, ये भी आपको याद रखना है। तो विंटर सीजन में वो वहां पे साइबेरिया के स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को छोड़ के ये क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में आप देख सकते हैं इसको। आर यू गेटिंग और नॉट? व्हेन यू विल विजिट दैट क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर, यू कैन सी दिस साइबेरियन क्रेन्स। सो साइबेरियन क्रेन्स, तो यहाँ पे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ साइबेरियन क्रेन्स एवरी ईयर इन विंटर सीजन कम फ्रॉम दी, कहाँ से आते हैं, साइबेरियन रीजन से आते हैं। तो ये हो गया माइग्रेट। इज दैट क्लियर? ऐसे ही एक लास्ट और रिस्पॉन्स बचा है आपका, जिसे आप कहते हैं सस्पेंड। अगर हम यहाँ पे सस्पेंड रीजन की बात करें तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, एग्जैक्टली इस केस में होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सस्पेंड यानी कि ऐसा, दिस इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ एनी एनिमल या एनी प्लांट या एनी ऑर्गेनिज्म,
राइट, जिसमें कि वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाता है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो माइग्रेट करके कहीं नहीं जाता है, वो जबकि रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है और वहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल या बिहेवियरल ऐसे चेंजेस लेके आता है जिससे कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रेस्टिंग स्टेज में चला जाए। तो दिस इज द कंडीशन टू अंडरगोज इन रेस्टिंग स्टेज बाय एनी ऑर्गेनिज्म दैट यू कॉल्ड सस्पेंड। इस रिस्पॉन्स में क्या करता है, इस रिस्पॉन्स में होता क्या है, इस रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिजम्स अंडरगोज इन रेस्टिंग स्टेज। कहां चले जाते हैं, ऑर्गेनिज्म रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स अंडरगोज इन रेस्टिंग स्टेज, राइट, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, राइट। और ये रेस्टिंग स्टेज जो डेवलप करते हैं, ये जो कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं, मे बी बिहेवियरल, मे बी बायोकेमिकल, मे बी फिजियोलॉजिकल, मे बी फिजिकल कैरेक्टर, तो इनमें चेंजेस लाके अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन लेके आते हैं जिससे कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थिक स्पोर बन जाते हैं किसमें, एल्गी में, फंजाई में, बैक्टीरिया में। तो ये सस्पेंड स्टेज होती है। आपने देखा होगा एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन में ये थिक स्पोर बना लेते हैं। तो ये एक रेस्टिंग स्टेज का अच्छा खासा एग्जाम्पल है, एंड दिस इज सस्पेंडेड स्टेज। इज दैट क्लियर? इसके अलावा और भी काफी सारे एग्जाम्पल है। सर्टेन vegetative propagules and seeds also undergoes in resting, and seeds of plants also undergoes in resting stage in unfavorable condition। आपने देखा होगा कि कुछ सीड्स, कुछ प्लांट्स एक किसी फेवरेबल सीजन में ही ग्रो करते हैं, तो आप उनकी खेती किसी फेवरेबल सीजन में ही ग्रो कराते हैं। उनकी जो खेती है वो किसी फेवरेबल सीजन में ही करते हैं, और बाकी अदर सीजन में उनके जो सीड्स होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, वो जर्मिनेशन को शो नहीं करते हैं। वो तभी जर्मिनेशन करेंगे जब वहाँ पे उनको फेवरेबल सीजन मिलेगा। तो ये एक सस्पेंडेड स्टेज डेवलप हो जाती है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में या सीड्स ऑफ प्लांट्स में। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है। हाइबरनेशन देखा जाता है, हाइबरनेशन इन बियर, यानी कि भालू में हाइबरनेशन देखा जाता है, राइट। भालू में विंटर सीजन में हाइबरनेशन देखा जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं आया? इसे आप हाइबरनेशन कहते हैं, यानी कि विंटर स्लीप कंडीशन जिसको बोला जाता है। दिस इज विंटर स्लीप, ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन और होती है जिसको आप एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन यानी कि समर स्लीप। समर स्लीप यानी कि एस्टिवेशन देखा जाता है सम स्नेल एंड फिश में। ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एस्टिवेशन इन स्नेल एंड फिश, और ये इसको आप समर स्लीप भी कहते हैं। तो काफी सारे ऑर्गेनिज्म जो है सस्पेंडेड स्टेज में चले जाते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन। इज दैट क्लियर? एक यहाँ पे टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डायापोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। एक टर्म जिसको आप कहते हैं डायापोज। अगर हम बात करें डायापोज की, तो डायापोज जो है दिस इज द सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज। कुछ जू प्लांक्टन्स में देखा जाता है इस स्टेज को, यू कैन सी इन सम जू प्लांक्टन्स। तो जू प्लांक्टन्स में सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज को डायापोज कहा जाता है। इट इज जनरली शोन बाय जू प्लांक्टन्स, ठीक है। तो दिस इज सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज इन जू प्लांक्टन्स। तो जू प्लांक्टन्स में एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज देखी जाती है जिसको आप डायापोज कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? डायापोज कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट, राइट, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू?
इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट यू कॉल्ड एडेप्टेशन। तो यहां पे एडेप्टेशन देखिए पहले, व्हाट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन देखिए, एडेप्टेशन भी आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड इन 11th क्लास। उसमें आपने फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स एडेप्टेशन भी आता है। तो एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट अनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव दैट ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को राइट सर्वाइव करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए अनेबल बनाया जाता है उसके हैबिटेट में। इसे आप एडेप्टेशन कहते हैं। सो एडेप्टेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म that unable to survive and reproduce in its habitat that you call adaptation। सर्वाइवल के लिए एडेप्टेशन भी बहुत जरूरी है। बिना एडेप्टेशन के कोई भी लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेड नहीं है। तो एडेप्टेशन एक एट्रीब्यूट है ऑर्गेनिज्म का दैट अनेबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। उसके हैबिटेट में वो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए अनेबल बनाता है, सर्वाइव करने के लिए अनेबल बनाता है। इस एट्रीब्यूट को आप एडेप्टेशन कहते हैं। ये जो एट्रीब्यूट होते हैं एग्जैक्टली ये कौन कौन से एट्रीब्यूट है, किस किस एट्रीब्यूट की वजह से ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में कैपेबल हो जाता है सर्वाइव करने के लिए। तो ये एट्रीब्यूट्स है बायोकेमिकल एट्रीब्यूट्स या मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। these attributes may be biochemical attributes, physiological attributes and behavioral attributes। तो बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल and behavioral attribute that enable the organism to survive and reproduce in its habitat, जिसे आप एडेप्टेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एडेप्टेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एडेप्टेशन। तो यहाँ पे एडेप्टेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं, आपको कुछ एग्जांपल्स के बारे में बता रहा हूं मैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं जनरली एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं बताता हूं, कंगारू रैट या कैंगरू भी बोलते हैं। कंगारू रैट एक ऐसा एनिमल है राइट जो अमेरिकन डेजर्ट्स में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में ये मैमल पाया जाता है और डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो उस केस में ये कंगारू रैट नेवर ड्रिंक वाटर राइट। ये पानी कभी नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी के इंटरनल फैट को मेटाबोलाइज करके पानी बना लेता है और सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो जाता है। कंगारू रैट के बारे में मैं 11th क्लास में एक्सक्रीटरी एंड एलिमिनेशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो है कंगारू रैट कहाँ सर्वाइव करता है? सर्वाइव इन डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में सर्वाइव करता है और वहां पे ये बिना पानी के जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल फैट को मेटाबोलाइज करके राइट वाटर बना लेता है। इंटरनल फैट से
मेटाबॉलिक वाटर बना लेता है जो कि इसके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच भी करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके साथ साथ ये नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म को भी शो करता है। तो ये अपनी बॉडी से बिल्कुल भी वाटर लॉस नहीं होने देता है और बॉडी के इंटरनल फैट से मेटाबॉलिक वाटर बना के सर्वाइवल के लिए कैपेबल बन जाता है। ये इसका एक एडेप्टेशन है। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एल्टीट्यूड सिकनेस। आप सभी एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में जानते होंगे। एल्टीट्यूड सिकनेस है क्या? आप कभी किसी ऐसे एरिया पे जाए, किसी हिली एरिया पे जाए, रोहतांग जाए, लेह लद्दाख जाए, एकदम माउंटेन वाला एरिया जो सबसे ऊंचा एरिया है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। यानी कि आपकी बॉडी वहां के लिए अडेप्टेड नहीं है, लेकिन वहां के जो लोकल जो पीपल है, राइट, जो नॉर्मली जो लोग वहां पे रहते हैं वो वहां पे आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ये अडेप्टेशन होती है। दिस इज द अनदर एग्जांपल। एक ऐसा ही एग्जांपल है डेजर्ट प्लांट्स का। डेजर्ट प्लांट्स को आप जीरोफाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि बिना पानी के सर्वाइव करते हैं, तो उनमें भी कुछ एडेप्टेशन होती है। तो डेजर्ट प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशन होती है? डेजर्ट प्लांट्स में थिक क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो थिक क्यूटिकल लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसलिए वो डेजर्ट्स में सर्वाइव कर जाते हैं। तो इनकी कुछ एडेप्टेशन है, जैसे कि इनके पास थिक क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये थिक क्यूटिकल्स जो है इनको कैपेबल बनाते हैं, राइट, डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए जहां पानी की कमी होती है। इसके अलावा इनके पास शंकन स्टोमेटा होते हैं, यानी कि स्टोमेटा रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, तो कोई ट्रांसपायरेशन नहीं होता। आर यू गेटिंग और नॉट? एक प्लांट है जिसका नाम है ओपनशिया। ओपनशिया प्लांट में फाइलोक्लेड देखा जाता है। फाइलोक्लेड जो होता है, ये स्टेम होता है, ये ग्रीनिश होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है क्योंकि इसकी लीव्स जो है स्पाइन्स में मॉडिफाइड होती है और वो स्पाइन्स में मॉडिफिकेशन की वजह से इसमें जीरो ट्रांसपायरेशन होता है और फोटोसिंथेसिस इसका स्टेम परफॉर्म करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये ग्रीन स्टेम है और जो कि क्या परफॉर्म करता है? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो किस में मॉडिफाइड होती हैं? स्पाइन्स में मॉडिफाइड होती है ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए। ऐसे ही आपने सुना होगा कैम प्लांट्स के बारे में, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जिन प्लांट में होता है वो ट्रांसपायरेशन नहीं करते हैं और उनके जो स्टोमेटा हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए रात के समय ओपन होते हैं। उनके पास स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। ये भी डेजर्ट प्लांट्स में देखा जाता है। तो अनदर एग्जांपल इज कैम प्लांट्स, जो कि डेजर्ट प्लांट्स में आता है। इसमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा यानी कि ऐसे स्टोमेटा जो रात के टाइम ओपन होते हैं, क्योंकि दिन के टाइम गर्मी होती है और स्टोमेटा अगर ओपन होंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा और प्लांट डेड हो जाएंगे। तो ऐसे केस में इनके पास स्पेशल टाइप के स्टोमेटा होते हैं जिनको आप स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं। रात के टाइम ओपन होते हैं गैसेज एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि रात के टाइम टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, तो ये ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए इनमें स्कोटो एक्टिव एक एडेप्टेशन है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा और भी मैं एग्जांपल्स बता देता हूं आपको, जैसे कि एक है एलन्स रूल। एलन्स रूल ये एक रूल है। ये रूल क्या कहता है? मैमल्स ऑफ पोलर एरियाज हैविंग शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स। उनके ईयर शॉर्टर होते हैं और लिम्स भी शॉर्टर होते हैं। लिम्स जितने लंबे होंगे बॉडी का सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा और उतनी ज़्यादा हीट लॉस होगी। लेकिन जो पोलर एरियाज के मैमल्स होते हैं वहाँ पे ठंडा इलाका होता है, टेम्परेचर सब जीरो होता है, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तो उनमें ये एडेप्टेशन होती है कि वो बॉडी से हीट लॉस को कम से कम करते हैं। तो हीट लॉस मिनिमाइज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स। इसे आप एलन्स रूल कहते हैं। तो एलन्स रूल क्या है? वो ये कहता है, एलन्स रूल, राइट, मैमल्स ऑफ
polar areas having shorter ears and shorter limbs। बता दिया मैंने आपको रीजन। लिम्स अगर शॉर्टर होंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ज़्यादा हीट लॉस कम होगा। तो उनको ये रिक्वायरमेंट है, उनकी ये एडेप्टेशन है। आर यू गेटिंग? इसके अलावा एक रूल और होता है जिसको आप बर्जमैन्स रूल भी कहते हैं। अब ये बर्जमैन रूल क्या कहता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली, कि ये जो बर्जमैन रूल है ये क्या कहता है। तो जो बर्जमैन रूल है ये कहता है कि जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं पोलर एरिया में, उनका बॉडी साइज लार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? इज दैट क्लियर? पोलर एरियाज में, राइट, वार्म ब्लडेड एनिमल्स का बॉडी साइज लार्ज क्यों होता है? जितना बॉडी का साइज लार्ज होगा उतना सरफेस एरिया कम होगा, उतना हीट लॉस कम होगा। तो बर्जमैन रूल ये कहता है, ये भी एडेप्टेशन को शो करता है। तो बर्जमैन रूल ये कहता है इन कोल्ड क्लाइमेट, जहां पे कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां पे वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स का, warm blooded animals having what? Warm blooded animals are generally larger in size, क्योंकि जितना लार्ज साइज होगा, लार्जर इन साइज, ये साइज जितना ज़्यादा लार्जर होगा उतना सरफेस एरिया कम होगा और उतना हीट लॉस भी कम होगा। वहीं जनरली क्या होता है कि जितने भी शॉर्टर एनिमल्स होते हैं, जिनके साइज छोटे होते हैं, राइट, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और वो बॉडी से ज़्यादा हीट लॉस करते हैं। इसलिए पोलर एरियाज में जनरली छोटे साइज के एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं। याद रहे ये बात कि पोलर एरियाज में, कोल्ड क्लाइमेट में जिन एनिमल्स की बॉडी का साइज कम होता है वो जनरली नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी का साइज जितना कम उतना सरफेस एरिया ज़्यादा है और उतना हीट लॉस ज़्यादा है। तो ऐसी जगह पे वो एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो बर्जमैन रूल यहाँ पे क्या कहता है कि कोल्ड क्लाइमेट में जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो जो है लार्जर इन साइज होते हैं। इसके बाद एक रूल और मैं आपको बताऊं जिसे आप कहते हैं रैंस्क रूल। रैंस्क रूल ये कहता है, दिस इज द रूल फॉर द बर्ड्स इन कोल्ड क्लाइमेट हैविंग नैरो एंड टेपरिंग विंग्स। उनके विंग्स नैरो होते हैं और टेपरिंग होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर विंग्स ज़्यादा बड़े होंगे, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो उससे क्या होगा, बॉडी से हीट लॉस ज़्यादा होगा। तो पोलर एरियाज के जो बर्ड्स होते हैं, यानी कोल्डर क्लाइमेट के जो बर्ड होते हैं, उनके विंग्स नैरो और टेपर्ड होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये रैंस्क रूल कहता है। तो रैंस्क रूल क्या कहता है, इन कोल्ड क्लाइमेट्स में बर्ड्स के लिए रूल है, बर्ड्स हैविंग नैरो एंड टेपरिंग विंग्स। ये नैरो एंड टेपरिंग विंग्स क्या करते हैं, प्रिवेंट द हीट लॉस, राइट। ये रैंस्क रूल कहता है। ऐसे ही एक रूल और होता है जिसको आप कहते हैं जॉर्डन्स रूल। तो जॉर्डन्स रूल क्या कहता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अनदर वन इज जॉर्डन्स रूल। जॉर्डन्स रूल ये कहता है, दिस इज द रूल फॉर फिश। जितने भी एक्वेटिक फिश होती हैं उसके लिए जॉर्डन्स रूल बना है। और जॉर्डन रूल्स क्या कहता है, जॉर्डन्स रूल ये कहता है, इन कोल्ड क्लाइमेट में जो फिश होती हैं हैविंग लार्जर साइज, उनका साइज बड़ा होता है जिससे कि बॉडीज का सरफेस एरिया, राइट, कम होगा और हीट लॉस भी कम होगा। तो लार्जर साइज होता है उसका, और लार्जर साइज की वजह से, लार्जर साइज एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्टेब्री ऑल्सो एज कंपेयर टू अदर फिश। इनमें नंबर ऑफ वर्टेब्री भी ज्यादा होती है और लार्ज साइज होता है। तो लार्जर साइज ऑफ फिश एंड लार्जर नंबर ऑफ वर्टेब्री इन कोल्ड क्लाइमेट, दैट यू कॉल्ड जॉर्डन्स रूल, जिसको आप जॉर्डन्स रूल कहते हैं। तो इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ऐसे ही मैं आपको और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जैसे कि आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स या हॉट स्प्रिंग एरिया में सर्वाइव करते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। तो ऐसे एरिया में आर्की बैक्टीरिया है वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लिसन केयरफुली। देयर इज अनदर एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? यहाँ पे स्पेस है तो आर्की बैक्टीरिया यहीं पे लिख देते हैं।
तो जो आर्की बैक्टीरिया है कहां सरवाइव करते हैं? सर्वाइव इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में सरवाइव करते हैं या फिर हॉट स्प्रिंग एरिया में सरवाइव करते हैं जहां पे टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे टेम्परेचर पे ये कैसे सरवाइव कर लेते हैं? इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो स्पेशल टाइप की होती है, मॉडिफाइड होती है। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक ब्रांच चेन लिपिड होता है जिसको आप फाइटेनाइल बोलते हैं। फाइटेनाइल लिपिड की वजह से वो लिपिड जो है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम कर देता है, और मेम्ब्रेन की अगर फ्लूइडिटी कम होगी तो वो बैक्टीरिया आसानी से हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर पाएगा। तो ऐसा पॉसिबल होता है ड्यू टू ब्रांच चेन लिपिड, जिसको आप क्या कहते हैं? फाइटेनाइल कहते हैं। तो इस फाइटेनाइल की वजह से आर्की बैक्टीरिया जो है आसानी से सरवाइव कर जाता है, आसानी से सरवाइव कर जाता है हॉट स्प्रिंग एरिया में या हाइड्रोथर्मल वेंट में जहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग एरिया जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे ये सरवाइव करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? देखिए ये फाइटेनाइल क्या करता है? ये डिक्रीज दी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को कम कर देता है और ये बैक्टीरिया आसानी से सरवाइव कर सकता है। तो यहाँ पे जो फाइटेनाइल है, तो ये जो फाइटेनाइल की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिक्रीज। ये फाइटेनाइल डिक्रीज कर देता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को। अब मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा? वहां पे वो आसानी से सरवाइव कर पाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसी कुछ फिश होती हैं जो कि अंटार्कटिका रीजन में सरवाइव करती है। अंटार्कटिका रीजन में आपको पता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। एग्जैक्टली ये फिश आसानी से वहां पे सरवाइव कर लेती है क्योंकि उनके पास एंटी फ्रीज केमिकल होता है, वो अपनी बॉडी को फ्रीज नहीं करा पाती। अगर आप अंटार्कटिका रीजन पे जाते हैं या कोई भी एनिमल अंटार्कटिका रीजन पे जाता है उसकी बॉडी फ्रीज हो सकती है, लेकिन इन एनिमल्स की बॉडी फ्रीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास एंटी फ्रीज केमिकल होता है। ये भी एक एडेप्टेशन है। तो अंटार्कटिक रीजन में, इन अंटार्कटिक रीजन, जो अंटार्कटिक रीजन है, फिश कैन सर्वाइव बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम पे सर्वाइव करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी फ्रीज केमिकल। उनके पास एंटी फ्रीज केमिकल होता है और वो उनको इतने टेम्परेचर पे, इतने कम टेम्परेचर पे जमने नहीं देता है, फ्रीजिंग नहीं हो पाती है उनकी, तो इसलिए ये सरवाइव कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ डेजर्ट्स लिजार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं। जो डेजर्ट्स लिजार्ड होती हैं, राइट, जब इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जब टेम्परेचर घटता है विंटर के सीजन में, तब ये अपने आप को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बास्क इन सन, अपने आप को सेकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बास्क इन सनलाइट, बास्क इन सनलाइट, सनलाइट में ये अपने आप को सेकने का काम करती है, बास्क इन सनलाइट। तो दे बास्क इन सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सन, इन द व्हेन द टेम्परेचर केम डाउन, व्हेन विंटर सीजन अकर, तो बॉडी टेम्परेचर जब कम हो जाता है, दे स्टार्ट टू बास्क देयर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, डेजर्ट्स लिजार्ड। लेकिन जब इनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से दे मूव टू शेड, तो ये छाया में चली जाती हैं। और कुछ ऐसी भी फिश होती हैं जो कि ओशन की डेप्थ में सर्वाइव करती है और वहाँ पे जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो उनके पास भी कुछ ऐसी एडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से वो इतने एक क्रशिंग प्रेशर में, डेप्थ ऑफ ओशन में सर्वाइव कर जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडेप्टेशन। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।